एक छोटी सी इमेजिनरी सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचो एक बिजनेसमैन को आज ही के दिन मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में कुछ बहुत ही क्रूशल डील्स क्लोज करनी है। एक ही दिन में? हाँ, ये तो फिजिकली किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सही बात है, लेकिन लीगल वर्ल्ड में ना एक ऐसी ट्रिक है जो किसी को भी एक ही वक्त पर 3 अलग अलग जगह इफेक्टिवली मौजूद कर सकती है। राइट। और इस डीप डाइव में हम बिजनेस की दुनिया के उसी फाउंडेशनल पिलर को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने एक्चुअली इस मॉडर्न कॉमर्स को पॉसिबल बनाया है। बिल्कुल, और इसे हम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 10 इस पूरे फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। हाँ, और अगर इस कॉन्सेप्ट को किसी सिंपल एनालॉजी से समझना हो तो जैसे एक टीवी और व्यूअर के बीच एक रिमोट कंट्रोल होता है ना। हाँ, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस की दुनिया में प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच एक एजेंट कनेक्टिंग लिंक होता है। रिमोट व्यूअर के बिहाफ पर टीवी को कमांड्स देता है और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर लीगल कमांड्स देता है थर्ड पार्टी को। इस एक्सप्लोरेशन का मकसद सिर्फ वो बोरिंग लीगल डेफिनेशंस रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस अरेंजमेंट की ट्रू नेचर और इसके जो सरप्राइजिंग रूल्स हैं उनको थरोली अनपैक करना है आज। तो शुरुआत इस बेसिक सवाल से करते हैं कि लॉ आखिर इस रिलेशनशिप को लीगली देखता कैसे है। देखो, लॉ के हिसाब से एजेंट वो पर्सन है जिसे किसी और के लिए कोई एक्ट करने या थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग्स में किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। ये सेक्शन 182 कहता है। अच्छा, और जिस व्यक्ति के लिए ये एक्ट किया जाता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी लीगल फाउंडेशन का जो बेस है ना, वो एक गोल्डन लैटिन मैक्सिम है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। अरे वाह, ये तो किसी एंशिएंट स्पेल जैसा साउंड कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, लगता तो है, पर इसका आसान शब्दों में मतलब है He who acts through another does so for himself। मतलब जो व्यक्ति किसी और के माध्यम से या थ्रू समवन एल्स कोई काम करता है, लॉ ये मानता है कि उसने खुद ही वो काम किया है। सही पकड़ा। ये सिंगल प्रिंसिपल एजेंसी जुरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशनल पिलर है। ये एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। एक लीगल फिक्शन? Yeah। मतलब एजेंट के एक्ट्स डायरेक्टली प्रिंसिपल के एक्ट्स माने जाते हैं अगर वो ऑथराइज पावर के अंदर किए गए हैं तो। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक लीगल क्लोनिंग जैसा है। कोई इंसान फिजिकली उस रूम में नहीं होता, पर लीगली उसके एजेंट का सिग्नेचर उस इंसान का खुद का सिग्नेचर माना जाएगा। वाओ, इससे तो एक तरह से लिमिट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। लॉ ने इस फिक्शन को बनाया ही इसलिए होगा ताकि कमर्शियल ग्रोथ स्मूथली हो सके। हाँ, बिना इस मैकेनिज्म के आप सोचिए लार्ज स्केल बिजनेसेस या ग्लोबल ट्रेड ऑपरेट ही कैसे करते। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्लोन हर तरह के एक्ट्स के लिए नहीं बनाया जा सकता। राइट। जैसे कुछ प्योरली पर्सनल नेचर के एक्ट्स होते हैं, किसी की कस्टम पेंटिंग बनाना या शादी करना, वहाँ थोड़ी ना एजेंसी अप्लाई होगी। बिल्कुल सही, वहाँ नहीं होती। बट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और नेगोशिएशंस के लिए इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो अब जब ये क्लियर है कि एजेंट एक लीगल क्लोन जैसा ऑपरेट करता है, तो मेरे दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आता है। हाँ, पूछिए। क्या हर एम्प्लॉई या हर वो इंसान जो किसी और के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, क्या वो ऑटोमेटिकली एक एजेंट होता है? जैसे मेरा कार ड्राइवर या मेरे घर का सर्वेंट? यहीं पर आमतौर पर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। लॉ ऑफ एजेंसी बेसिकली एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड, राइट? राइट। और हर एम्प्लॉई या सर्वेंट एजेंट नहीं होता। इस डिफरेंस को समझने के लिए एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। वो हैदराबाद वाली कंपनी और गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्प्यूट था? हाँ, वही वाला। उस डिस्प्यूट ने सर्वेंट और एजेंट के बीच का लीगल डिफरेंस बहुत ही क्लियरली और डिसाइसिवली एस्टैब्लिश किया था। कोर्ट ने अथॉरिटी और कंट्रोल के नेचर को बेंचमार्क बनाया। तो बेसिकली डिफरेंस कंट्रोल का है। देखो, एक सर्वेंट या एम्प्लॉई अपने मास्टर के डायरेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल में होता है। मास्टर ना सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है, बल्कि ये भी डायरेक्ट करता है कि उसे कैसे करना है। और सर्वेंट को यूजुअली एक फिक्स्ड सैलरी या वेजेस मिलती हैं। लेकिन एजेंट के केस में क्या अलग है? एजेंट के पास थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस क्रिएट करने की लीगल पावर होती है, और उसको अक्सर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे कमीशन मिलता है। अच्छा, और वो अपना टास्क कैसे एग्जीक्यूट करेगा?
इसमें उसके पास थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है। सही बात है। एक और डोमेस्टिक सर्वेंट के मुद्दे पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सटर्नल वर्ल्ड में प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। इससे तो प्रैक्टिकल टर्म्स में ऐसे देख सकते हैं ना कि एक ड्राइवर जो एक सर्वेंट है वो इंस्ट्रक्शंस पर कार चलाएगा जरूर। हाँ, पर वो रास्ते में आपकी कार को बेचने का लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ। एग्जैक्टली लेकिन एक प्रोफेशनल कार डीलर जो एक ऑथराइज्ड एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर उस कार को बेचने का लीगल कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर सकता है। बिल्कुल, एजेंट होने के लिए उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का होना सबसे जरूरी एलिमेंट है। इतना बड़ा लीगल डिफरेंस है और एजेंट के पास इतनी हैवी पावर है कि वो प्रिंसिपल को लीगली बाइंड कर दे, तो लॉ ने इस हाईली ट्रस्टेड रिलेशन को बनाने के लिए क्या स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं? एक वैलिड एजेंसी बनने के लिए 3 कोर एसेंशियल्स मौजूद हैं लॉ में, और फ्रैंकली इनमें से 2 पॉइंट्स सच में बहुत सरप्राइजिंग है। ओके, तो पहला एसेंशियल क्या है? पहला है कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। लॉ साफ कहता है कि प्रिंसिपल का लीगली कॉम्पिटेंट होना सबसे जरूरी है। उसे एज ऑफ मेजॉरिटी में होना चाहिए और ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। ये तो हाईली लॉजिकल बात है, क्योंकि लॉ मानता है कि एजेंट का एक्ट डायरेक्टली प्रिंसिपल का एक्ट है, तो जो खुद लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो किसी इंटरमीडियरी के थ्रू भी नहीं कर सकता। राइट। अगर एक माइनर प्रिंसिपल बनकर एजेंट अपॉइंट करने की कोशिश करता है तो वो अटेम्प्ट शुरुआत से ही नल एंड वॉइड मानी जाएगी लॉ की नजरों में। मेक सेंस। अगर मैं खुद एक वैलिड डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता तो किसी और को पावर कैसे दे सकता हूँ? लेकिन दूसरा एसेंशियल पॉइंट क्या है जो आप सरप्राइजिंग बता रही थी? दूसरा एसेंशियल ये कहता है कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एनी पर्सन एजेंट बन सकता है। यहाँ तक कि एक माइनर या अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है। वेट, क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है? ये पैराडॉक्स लॉ में कैसे पॉसिबल है यार? ये तो बहुत रिस्की लग रहा है। लगता तो है, पर यहाँ लॉ का रीजनिंग थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव पर बहुत प्रिसाइज है। क्या चाहिए है कि एक माइनर एजेंट कभी भी प्रिंसिपल को अपने मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओह आई सी। तो एजेंट यहाँ सिर्फ एक कनेक्टिंग कॉन्डुइट या पाइप की तरह काम कर रहा है? एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी सीधा कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच बनती है। पर ये प्रिंसिपल के लिए कितना बड़ा रिस्क है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने एक प्री साइंड ब्लैंक चेकबुक एक 15 साल के बच्चे को दे दी हो। हाँ, और सोचिए वो बच्चा बाहर जाकर किसी थर्ड पार्टी के साथ एक ह्यूज डील तो फाइनल कराएगा और थर्ड पार्टी भी खुश हो जाएगी। पर अगर उस बच्चे ने कोई मैसिव ब्लंडर कर दिया तो उस पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए लीगली केस भी नहीं किया जा सकता। लॉ बेसिकली ये कह रहा है कि प्रिंसिपल को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही लॉ का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। लॉ अज्यूम करता है कि प्रिंसिपल, जो कि खुद मेजर और साउंड माइंड का है, उसने खुद ही एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। एक लीगली इनकेपेबल इंसान को अपना एजेंट बनाकर। सही बात है। अगर प्रिंसिपल अपना रिप्रेजेंटेशन एक माइनर के हाथ में दे रहा है तो थर्ड पार्टी सफर क्यों करे? सही पकड़ा। थर्ड पार्टी ने तो प्रिंसिपल के नाम पर ट्रेड किया है ना, इसीलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी पूरी तरह प्रिंसिपल पर आएगी और एजेंट माइनर होने की वजह से बचा रहेगा। ये तो प्रिंसिपल के लिए एक मैसिव लेवल ऑफ बायो बिवेयर हो गया। सोच समझकर एजेंट चुनना कितना जरूरी है, ये पॉइंट एकदम परफेक्टली हाईलाइट करता है। और तीसरा एसेंशियल क्या है? तीसरा एसेंशियल सिंपली कहता है नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। वेट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो क्लियरली कहता है ना कि बिना कंसिडरेशन यानी बिना किसी एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। फिर एजेंसी बिना कंसिडरेशन के वैलिड कैसे है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसिडरेशन जरूरी है, पर एजेंसी इसका एक डायरेक्ट स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है। एक ग्रेट्यूटस एजेंसी यानी ऐसी एजेंसी जो बिना किसी फीस के बनाई गई हो, वो परफेक्टली वैलिड होती है। अच्छा, तो मतलब लॉ मानता है कि प्रिंसिपल ने जो अथॉरिटी एजेंट को दी है थर्ड पार्टी से बाइंड होने की, वो ऑब्लिगेशन ही सफिशिएंट लीगल बेसिस है। राइट। हालांकि प्रैक्टिकल कमर्शियल दुनिया में एजेंट्स को आमतौर पर कमीशन मिलता ही है, पर क्रिएशन स्टेज पर किसी भी कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी नहीं है। अब जब इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल और एनी एजेंट और नो कंसिडरेशन, तो एक बड़ा सवाल आता है, इनको रियल वर्ल्ड में एक्टिवेट कैसे करते हैं? क्रिएशन कैसे होती है? एजेंसी बनने के कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे ऑब्वियस तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब एक्सप्लिसिटली बोलकर या लिखकर पावर देना।
जैसे पावर ऑफ अटर्नी होती है, राइट? हाँ, पावर ऑफ अटर्नी सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या-क्या एक्ट्स कर सकता है। और कोर्ट्स ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, मैंने पढ़ा था। जो लिमिट्स डॉक्यूमेंट में डिफाइन है, एजेंट की अथॉरिटी बस वहीं तक होती है। बिल्कुल, लेकिन लोग हमेशा फॉर्मल स्टैम्प पेपर्स थोड़ी साइन करते हैं। तब पिक्चर में आती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कंडक्ट से या आम बिजनेस डीलिंग से समझना। एग्जैक्टली। अगर एक इंडिविजुअल रोज दुकान खोलता है, कस्टमर से डील करता है, पेमेंट्स लेता है और मालिकों से अलाउ कर रहा है, तो वहाँ एक इम्प्लाइड एजेंसी बन जाती है। और एक कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो है एजेंसी बाय नेसेसिटी। इमरजेंसी सिचुएशंस में अचानक से एजेंसी का बन जाना। हाँ, इसका फंडामेंटल रीजनिंग लॉ की प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है। जैसे सोचिए एक शिप कैप्टन बीच समुंदर में है और शिप डैमेज्ड है। शिप को डूबने से बचाने के लिए अर्जेंटली डेट लेना पड़ता है और वो ओनर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। सही, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यूज करे एज एन एजेंट एक्ट करने की अथॉरिटी देता है ताकि वो ओनर को हैवी लॉस से बचा सके। पर कंडीशंस तो होंगी ना इसकी। बिल्कुल, एक्चुअल और इमिनेंट इमरजेंसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल होना चाहिए और एक्ट प्योर गुड फेथ में होना चाहिए। फिर आता है एजेंसी बाय स्टॉपल। ये थोड़ा बिहेवियरल कॉन्सेप्ट लगता है। अगर मैंने अपनी बातों से या कंडक्ट से किसी थर्ड पार्टी को यकीन दिला दिया कि कोई मेरा एजेंट है तो मैं मुकर नहीं सकता। इसे लीगल टर्म्स में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहते हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आपके बिलीफ पर एक्ट करके फाइनेंशियल डील कर ली तो लॉ आपको स्टॉप करेगा। यानी लॉ उन्हें ये डिनाई करने से रोकेगा कि एजेंसी रिलेशनशिप थी ही नहीं। ये प्योरली इनोसेंट थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एग्जैक्टली। उसके बाद एक क्रिएशन कॉन्सेप्ट आता है जो बिल्कुल किसी साइफाई टाइम ट्रैवल मूवी जैसा लगता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन। ओ हाँ, आई लव दिस वन। इसको एक लीगल टाइम मशीन की तरह देख सकते हैं। एक इंसान ने बिना परमिशन के एजेंट बनके पिछले हफ्ते एक डील साइन कर ली जो लीगली तो बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ऑथराइज ही नहीं थी। पर आज जब प्रिंसिपल देखता है कि डील फायदेमंद है तो वो उसे अडॉप्ट या रैटिफाई कर लेता है। तो लॉ उसे ऐसे देखेगा जैसे पिछले हफ्ते ही परमिशन दी गई थी। बिल्कुल, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, टाइम मशीन की तरह पास्ट में जाकर ऑथराइज करना। लीगल मैक्सिम में कहते हैं ओमनिस रैटिफिकेशन mandato equivalor। Every ratification relates back and is equivalent to a prior command। पर इस टाइम मशीन को चलाने के कुछ सेफगार्ड्स भी तो होंगे ना। है ना? रैटिफिकेशन तभी लीगली वैलिड होगी जब प्रिंसिपल को मटीरियल फैक्ट्स की फुल नॉलेज हो। अगर नॉलेज डिफेक्टिव थी या एजेंट ने कोई फ्रॉड छुपाया था और प्रिंसिपल ने अनजाने में रैटिफाई कर दिया तो वो बाइंड नहीं करेगा। राइट। तो क्रिएशन को डिटेल में समझने के बाद अगला पड़ाव रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन का है। राइट। जब एजेंट फील्ड में उतरता है तो उसकी अथॉरिटी की बाउंड्रीज कैसे तय होती हैं? यहाँ दो टर्म्स हमेशा सामने आती हैं, एक्चुअल अथॉरिटी और ऑस्टेंसिबल यानी अपैरेंट अथॉरिटी। सही, अथॉरिटी की बाउंड्रीज ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं। एक्चुअल अथॉरिटी वो है जो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली ग्रांट की गई है। और अपैरेंट अथॉरिटी वो है जो एक थर्ड पार्टी को लगता है कि एजेंट के पास है, जो प्रिंसिपल के कंडक्ट से क्रिएट हुई है। इनको प्रैक्टिकली समझने के लिए ना LIC के दो बहुत ही फैसिनेटिंग और आपस में कॉन्ट्रास्टिंग केसेस को देखना जरूरी है। दोनों प्रीमियम कलेक्शन से जुड़े हैं पर जजमेंट्स एकदम ऑपोजिट थे। हाँ, पहले केस में जो एक ऑथराइज्ड LIC एजेंट था वो पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कैश में कलेक्ट करता था जो LIC को ग्राउंड लेवल पर पता था। लेकिन LIC के इंटरनल रूल्स में एक्सप्लिसिटली लिखा था कि एजेंट्स को प्रीमियम कलेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। एक बार एजेंट ने प्रीमियम कलेक्ट किया पर LIC को दिया नहीं और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई। जब क्लेम आया तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अपैरेंट अथॉरिटी किसी एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी को रूल्स पता होने चाहिए थे। सही बात है। तो एजेंट को दिया पैसा, LIC को दिया पैसा नहीं माना गया। ये फैमिली के लिए बहुत हार्श था पर लॉ इज लॉ। तो दूसरे LIC केस में क्या अलग हुआ जहां रिजल्ट ठीक उलट आया? वहां फैक्ट्स थोड़े अलग थे। उसमें एम्प्लॉयर्स एक सैलरी सेविंग स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज की सैलरी से ऑटोमेटिकली प्रीमियम डिडक्ट करके LIC को भेजते थे। और एक एम्प्लॉयर ने पैसे डिडक्ट किए पर LIC को डिपॉजिट नहीं किए। तो LIC ने वही डिफेंस लिया कि एम्प्लॉयर उनका एजेंट थोड़ी है, पर इस बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्कीम का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि एम्प्लॉयर को
LIC का इम्प्लाइड एजेंट मान लिया गया। डिस्पाइट LIC के डिस्क्लेमर्स के। हाँ, द सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ने फॉर्मल डिस्क्लेमर्स को ओवरराइड कर दिया। तो कॉन्टेक्स्ट और अंडरलाइंग मैकेनिज्म रियली मैटर करता है लॉ की आंखों में। वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन था। अच्छा, इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक आखिरी मेजर कॉन्सेप्ट बचा है जो सच में इंट्रिगिंग है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ओह, इसको तो एक अंडरकवर स्पाई मिशन का टाइटल दिया जा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसी सिचुएशन जहां थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो सामने बैठे एजेंट के साथ नॉर्मल डील कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे कोई और मास्टरमाइंड प्रिंसिपल छुपा है। ये एसेंशियली कॉमर्स की लिक्विडिटी और स्ट्रेटेजिक डील्स बनाए रखने का टूल है। एजेंट अपनी आइडेंटिटी से ट्रेड करता है, पर बैकिंग अनडिस्क्लोज्ड एंटिटी की होती है। पर जब थर्ड पार्टी को बाद में इस रियल प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है, तो लॉ थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल करता है? लॉ थर्ड पार्टी को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन देता है, जिसे राइट ऑफ इलेक्शन कहते हैं। राइट ऑफ इलेक्शन मतलब थर्ड पार्टी चूज कर सकती है कि वो ब्रीच के लिए उस एजेंट पर केस करे या फिर उस न्यूली डिस्कवर्ड प्रिंसिपल पर। एग्जैक्टली। और इससे भी बड़ी बात, प्रिंसिपल उस कॉन्टैक्ट को सिर्फ उसी कंडीशन में एनफोर्स कर सकता है जो सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो, जो थर्ड पार्टी के पास एजेंट के अगेंस्ट थे। I mean, अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट को कोई पास्ट डेट के अगेंस्ट पैसे सेट ऑफ करने थे, तो प्रिंसिपल के सामने आने पर भी वो कॉन्फिडेंटली डिडक्शन कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो एजेंट को ही ओरिजिनल पार्टी समझा था ना। ये लॉ बेसिकली इनोसेंट रिलायंस को प्रोटेक्ट करता है और हिडन फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करता है। बेशक इसके एक्सेप्शंस भी होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पर बेस्ड है, जैसे किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट को हायर किया गया हो, तो कोई अननोन प्रिंसिपल आकर नहीं कह सकता कि उसकी जगह वो पेंटिंग बनाएगा। हाँ, ऐसे पर्सनल स्किल के केसेस में थर्ड पार्टी बिल्कुल बाउंड नहीं होती। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को कंसाइजली समेटा जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सिर्फ दो लोगों का एक सिंपल बॉस एम्प्लॉय डायनामिक बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक हाईली ट्रस्टेड फ्यूड्यूशरी लीगल बॉन्ड है जो मॉडर्न ट्रेड की पूरी बिल्डिंग का फाउंडेशन है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू एक्ट एंटायरली फॉर द प्रिंसिपल। एक कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल का होना जरूरी है, पर एजेंट चाहे इनकॉम्पिटेंट ही क्यों ना हो, लॉ उसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने देता है, जो कि रिस्क एंटायरली प्रिंसिपल का होता है। और बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी फुली वैलिड होती है, चाहे क्रिएशन एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो या एस्टॉपल से हो। एक बार एजेंट ने लिमिट्स के अंदर एक्ट कर दिया, तो प्रिंसिपल लीगली वैसा ही बाइंड होता है जैसे उसने खुद उस पेपर पर साइन किया हो। एसेंशियली एक इंडिविजुअल की लीगल पर्सनैलिटी फिजिकली एक्सपैंड हो जाती है। बिल्कुल, प्रिसाइसली यही इसका कोर मकसद है। तो इस सब से एक आखिरी थॉट मेरे दिमाग में आता है इस टेक ड्रिवन वर्ल्ड के बारे में। एक बहुत प्रोफाउंड मिस्ट्री है। कैसी मिस्ट्री? अगर लॉ ये कहता है कि एनी पर्सन एजेंट बन सकता है, चाहे वो ऑफ साउंड माइंड का हो या ना हो, तो क्या आने वाले टाइम में एक AI या ऑटोमेटेड एल्गोरिदम को लीगल एजेंट माना जा सकता है? ओह वाओ, ये तो सच में एक माइंड बेंडिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है ना? सोचो, अगर एक AI एल्गोरिदम बिना ह्यूमन इनपुट के स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स कर रहा है और उसने कोई कैटास्ट्रॉफिक डील कर ली जिससे मिलियंस का लॉस हो गया, तो लायबिलिटी किसकी होगी? वही कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा शायद। तो एग्जैक्टली क्या हमारा ये 1872 का पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन फ्यूचर AI एजेंट्स को प्रॉपरली कवर कर पाएगा, या हमें एक बिल्कुल नई लीगल वोकैबुलरी चाहिए होगी? हमने शुरुआत एक टीवी रिमोट की एनालॉजी से की थी, पर ऐसा लगता है कि शायद वो रिमोट खुद ही फैसले लेने वाला है आगे चलकर। कीप डाइविंग डीप।